प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न पत्र है। ये आप देख सकते हैं, इसका कोड नंबर है 61/1/3 और ये सेट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीन तरह के क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का मेरा उद्देश्य यह है कि एक तो यह समझ जाइए कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और दूसरा एक नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस अगले साल रिपीट हो जाते हैं। तो यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 तीनों ही सेट में कुछ क्वेश्चंस बदल भी जाते हैं और कई प्रश्न के जो सीरीज होते हैं, जो सीरियल नंबर होता है, वो भी बदल जाता है। इसलिए आप एक दूसरे का नकल करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि आपके सेट का प्रश्न पत्र अलग है और आपके साथी को जिसे सेट 1 या सेट 2 मिला है उसका अलग है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहला काम आप ये करें कि यहां अपना बोर्ड का रोल नंबर लिख दें। अब तक आपको अपने स्कूल से सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर मिल गया होगा, और उसके बाद ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री का पेपर है और मैक्सिमम 80 मार्क्स का है और टाइम अलाउड 3 आवर्स है, 3 घंटे। ये जो सामान्य निर्देश होते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 7 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि आपका उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बिंदुवार होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में लिखा होना चाहिए, साथ ही उपयुक्त शब्द सीमा का यथासंभव पालन करना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न जो 8 अंक का है और उसका उत्तर 350 शब्द में होना चाहिए, तो 350 शब्द का जो शब्द सीमा है उसका पालन करें। वैसे ही जो प्रश्न 3 अंक के होते हैं उनके लिए अधिकतम 100 शब्दों की शब्द सीमा निर्धारित की गई है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं खंड क का जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे वो कौन से प्रश्न थे और उनका सही उत्तर क्या है, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था? और आपके ऑप्शंस हैं बंगाली और देवनागरी, संस्कृत और प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्टी, यूनानी और इंडो यूनानी। तो आपका सही उत्तर है सी, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी। तो यहां पर एक का सिर्फ सी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला डैश थी। तो इसका उत्तर क्या है, यह खाली स्थान को आपको भरना है और इसका सही उत्तर है, यह आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है भिक्षुनी। यानी कि बुद्ध की उपमाता गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षुनी थी, यह इसका सही उत्तर है। अब आइए अगला सवाल देखिए, इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, बुद्ध का अपने अनुयायियों के लिए अंतिम संदेश क्या था? तो ये देखिए, बुद्ध का अंतिम संदेश क्या था? बुद्ध का अंतिम संदेश था अपनी ज्योति खुद बनो, यानी कि अपने मुक्ति का रास्ता खुद निर्धारित करो, यह उनका अंतिम संदेश था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये अंग्रेजी में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। स्टेटमेंट 2 कहता है, बौद्ध धर्म ने आचरण और मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया।
पॉइंट नंबर 3 है, जो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, ऐसे बहुत से लोगों से बौद्ध धर्म ने आग्रह किया। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर शिष्टता को अधिक बल दिया। अब ये चारों स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, यानी कि कोई गलत भी हो सकता है। तो इसमें ये देखिए, आपका जो सी ऑप्शन है 1 और 3, ये आपका सही उत्तर है। यानी कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला, और जो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, यानी कि जो हिंदू धर्म से असंतुष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रतिमा को पहचानिए और इसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं, महावीर स्वामी का प्रतिमा है, और इनको ये तीर्थंकर भी कहलाते थे। आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो बेसिकली गुरु हुआ करते थे, और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये जो है मुख्य रूप से दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, और प्रश्न ये है कि बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में मुख्यतः त्रिपिटक के एक ग्रंथ डैश में से पुनर्निर्मित किया गया है। यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं किस त्रिपिटक में संकलित की हुई हैं, ये आपको बताना है। और सही उत्तर ये है, देखिए, सुत्त पिटक। इसका सही उत्तर है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 एक एमसीक्यू है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांची के स्तूपों में साल भंजिका मोटिफ की मूर्ति को दर्शाता है। तो साल भंजिका के बारे में आपने पढ़ा है, और साल भंजिका को आपको पता है कि शुभ का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए सी इसका सही उत्तर है। अब आइए आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। यह भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इन कारणों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि चूंकि आज तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको रहस्यमय कहा गया है, और यह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों द्वारा कौन सा वर्ग सफल रहा? अब यहां पर ध्यान देना है आपको, जले हुए अनाज के दानों और बीजों की खोज से। तो जले हुए अनाज और दानों के बीजों की खोज किन लोगों ने की? तो इसका सही उत्तर है पुरा वनस्पतिज्ञों ने। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इससे मिलते ही नहीं हैं, इसलिए ये सही उत्तर है। बाकी जीवन निर्वाह के तरीके जो हैं, उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये उत्तर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कबीर के गुरु कौन थे? और देखिए, कबीर के गुरु कौन थे, इसका सही उत्तर है रामानंद। आपके सामने ये उत्तर आ गया। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, और इसी के अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि उस लिंगायत भक्त का नाम लिखिए जिसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि वीर शैव आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की, उनका नाम आपको बताना है, और ये उत्तर आपके सामने आ गया। देखिए, सही उत्तर है वासवन्ना। यानी कि लिंगायत समुदाय या वीर शैव आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में बासवन्ना ने की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला पॉइंट है, मुगल साम्राज्य बहुत से भिन्न भिन्न नृजातीय समूहों और धार्मिक समुदायों को समाहित किए हुए था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा पॉइंट कहता है सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तीसरा पॉइंट कहता है शांति और सह अस्तित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धर्मों और नृजातीय समूहों से ऊपर होता था। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग भी भिन्न भिन्न जातीय और नृजातीय समूहों से संबंधित था।
उपयुक्त में से कौन से कथन अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को दर्शाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 सेंटेंस जो दिए गए हैं उसमें सुलह-ए-कुल की नीति से संबंधित कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर सी है, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 3। स्टेटमेंट तो देखें तो आप सभी सही हैं, लेकिन यहां आपको ढूंढना है सुलह-ए-कुल के संदर्भ में, तो इसलिए 1, 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया? और इसका सही उत्तर है डी, औरंगजेब के समय में, क्योंकि अकबर के समय में हटा दिया गया था और औरंगजेब के समय में फिर से लगा दिया गया। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? उस बोधवर्धक या सिख समुदाय के गुरु की पहचान कीजिए और उनका नाम लिखिए जिनके कार्यों और योगदानों को नीचे दिया गया है। उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली, उन्होंने अपने सिखों को 5 भिन्न प्रतीक समर्पित किए, उन्होंने समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया, और उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आपको यहां मिल रहा है। उन्होंने 9वें गुरु, आपको पता है सिख में सिर्फ 10वें गुरु हुए, 10 गुरु हुए, तो जब 9वें गुरु को संकलित किया गया तो इसके पहले नहीं, इसके पहले के गुरु नहीं होंगे ये, तो फिर ये कौन हो सकते हैं? ये है सही उत्तर, गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो क्लूज दिए हुए हैं इनकी सहायता से जो सही उत्तर की पहचान हो रही है वो है गुरु गोविंद सिंह की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें एक दृढ़ कथन यानी कि एसर्शन दिया हुआ है और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है। आपको सही विकल्प ढूंढना है। और कथन क्या है? बर्नियर का निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने देखा कि मुगल साम्राज्य में भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए अहितकर है, और इसका कारण यह था कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। अब आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों सही विकल्प ए है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आप बर्नियर वाला जो पैरा है उसको पूरा पढ़ेंगे तो ये दोनों सेंटेंस आपको मिलेंगे जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 से है, जो इस बार डिलीटेड है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, बॉक्स में दी गई जानकारी को अच्छी तरह पढ़िए और सगुन भक्ति के भक्त की पहचान कीजिए और उसका नाम लिखिए। तो ये देखिए, यह मारवाड़ के मेरता की एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उसने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया। उसने प्रभु कृष्ण को अपना प्रेमी माना। तो वह कौन थी? बहुत ही आसान है, ये रहा उत्तर आपके सामने। उनका नाम था मीराबाई। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक स्त्री भक्त करईकाल अम्यार डैश की भक्त थी। तो आपको पता है ये किसकी भक्त थी? करईकाल अम्यार शिव भक्त थी, यानी कि नयनार थी। ठीक इसके विपरीत अंडाल थी जो अलवार संत थी और वो विष्णु की पूजा किया करती थी। तो यहां इसका सही उत्तर है शिव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? सही विकल्प का चयन करना है आपको। और यहां सी देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक स्वरूप सुझाने के लिए, कि भारत अगर आजाद हो जाता है तो उसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, यह बताने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित करने का मुख्य कारण क्या था? तो ये उत्तर है इसका। ये देखिए, कैबिनेट मिशन की असफलता। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आई थी। और ये जो ऊपर वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपने देखा है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, यह बताने के लिए आई थी। लेकिन
कैबिनेट मिशन अपने उद्देश्य में असफल हो गई और उसके बाद 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। सो कैबिनेट मिशन की असफलता इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालिक कारण की पहचान कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तो कई कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल हो गया और इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित मतों पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। मतलब राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये चार दिए हुए हैं। यह हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी हो न ही फारसी निष्ठ उर्दू, किंतु यह हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण हो। दूसरा पॉइंट कहता है इसमें अन्य भाषाओं से शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए। ये गलत सेंटेंस है। हमारी राष्ट्रीय भाषा को एक संपन्न और सशक्त उपकरण के रूप में विकसित करना चाहिए, जो लोगों के विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो। और चौथा पॉइंट कहता है वह हिंदुओं और मुसलमानों को तथा उत्तर और दक्षिण को एकजुट कर सकती हो। अब ज्ञात कीजिए कि इन विचारों के संदर्भ में किनकी महात्मा गांधी ने वकालत की थी। यानी कि ये उस प्रश्न का भी उत्तर है कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सेंटेंस नंबर 1, 3 और 4। दूसरा जो मैंने आपको कहा इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि कोई भी भाषा तभी सशक्त होती है, मजबूत होती है, जब दूसरे भाषाओं के शब्दों को भी उसमें शामिल किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यहां एक स्टेटमेंट दिया है, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया गया तो वे कभी भी अपने को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव उन्हें शुरू से अपंग बना देगा। आपको यह बताना है कि यह कथन किसका है, और ये जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उनमें सही उत्तर है सी, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गोविंद बल्लभ पंत का है। बच्चों, ये 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो पिछले साल पूछे गए थे वो हमने यहां पर मैं डिस्कस किया। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये रिपीट हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और एंड स्क्रीन जरूर देखिए। साथ ही ऊपर आ रहे आई बटन को भी जरूर देखिए, वहां से आपको कई सारे चैप्टर्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।